नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय का निरूपण। निरूपण का मतलब है कि समुच्चय को कैसे कैसे या किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत समुच्चय से ही। समुच्चय की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम पहले दो बातें शुरू से करते हैं। नंबर एक कि समुच्चय का नाम और अवयव का नाम, ये दो चीज़ों से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नाम में ही तो शुरुआत होती है। तो समुच्चय का नामकरण, बेटा समुच्चय का नामकरण कैपिटल लेटर में करेंगे आप। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट या कोई और अल्फ़ाबेट जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जहाँ तक हो सके नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, क्योंकि स्मॉल लेटर्स जो है उनका इस्तेमाल हम कहीं और करने वाले हैं। तो A B C D से लेकर Z तक कोई भी अक्षर आप इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर कम पड़े ये तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरीके से भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे मेरा नाम अमित है तो मेरे नाम का जो पहला अक्षर है मैं उसे बड़े में ही लिखूंगा। आप भी आपका जो नाम लिखते हैं वो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं। तो समुच्चय का भी तो ये नाम ही है ना, तो नाम है तो कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखा जाएगा। और अब समुच्चय का नामकरण कैपिटल लेटर में हो गया, तो अवयव जो है जो उसके अंदर है उनका नामकरण कैपिटल में नहीं कर सकते वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अवयव जो है उनका नाम हम स्मॉल लेटर्स में करेंगे ताकि पता चल जाए कि भाई ये तो समुच्चय है और ये अवयव है। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से लेकर स्मॉल z तक, ठीक है। कम पड़े तो स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 इस तरीके से आप a1 a2 तरीके से नाम कर सकते हैं। तो ये हमारे नाम रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या समझे हम इससे हम ये सीखे कि जो बाहर नाम रखा जाएगा समुच्चय का वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो समुच्चय के भीतर वाले होंगे उनका नाम स्मॉल अक्षरों में लिखा जाएगा। सही है। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से लेकर जहाँ तक आपको जितने जरूरत है उस हिसाब से आप नाम रख सकते हैं। तो बाहर वाले का नाम समुच्चय का, खुद समुच्चय का नाम कैपिटल लेटर में, और समुच्चय के अंदर वालों का नाम स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये इस तरीके से नामकरण होगा। अब बात करते हैं समुच्चय के निरूपण की। समुच्चय का निरूपण, निरूपण का मतलब होता है उसे लिखना। देखिए समुच्चय को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है रोस्टर रूप, और रोस्टर रूप इस रूप को अवयव रूप भी कहते हैं, एलिमेंट फॉर्म भी कहते हैं, अवयव रूप। और दूसरा होता है निर्माण रूप, निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, अच्छे से धीरे धीरे तसल्ली से, क्योंकि अभी इस लेक्चर में हम इन दो पे ही बात करने वाले हैं। देखिए रोस्टर रूप होता है जब आप चीज़ों के बारे में वन वन करके एक एक करके आप बताते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ आपने अपने मम्मी पापा का नाम बताइए, तो आप पहले अपने पापा का नाम बता देंगे, फिर मम्मी का बता देंगे, पहले मम्मी का फिर पापा का बता देंगे, ठीक है। तो रोस्टर रूप कुछ ऐसा ही होता है जिसमें आप वन 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 करके एक एक करके आप सबके नाम बताते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपका समुच्चय है उसमें आप एक एक करके जब सबका नाम बताते हैं तो रोस्टर रूप होता है, वन बाय वन, ठीक है ना, ठीक है। तो रोस्टर रूप जिसमें आप वन बाय वन करके बताते हैं। तो आपने मान लीजिए संख्याओं की बात की तो 1 2 3 4 5 एक एक अवयव को आपने अलग अलग करके बता दिया। या फिर मैंने क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम पूछे कि भैया आप अपने कोई भी फेवरेट 3 खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए, तो आप अपने 3 जो फेवरेट खिलाड़ी है उनका नाम आपने बता दिया कि भाई विराट मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे रोहित पसंद है, मुझे महेंद्र सिंह धोनी पसंद है। तो इस तरीके से आपने नाम बता दिए वन बाय वन, कोमा कोमा करके एक एक करके आपने बता दिया। लेकिन इस रूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस रूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए तो ठीक काम करता है। 10 चीज़ें लिखनी हो, 5 चीज़ें लिखनी हो, 15 भी लिखनी हो, चलो अब बढ़ा के हम लिख लें। लेकिन कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जब बहुत ज़्यादा होती है तो इस रूप के साथ हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि यार ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, चीज़ें तो बहुत सारी है। तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए अब आपको मैं कहूँ कि पूरे भारत का, ये तो आपको खिलाड़ियों के नाम हो गए, आपके पड़ोसियों के नाम पूछ रहा हूँ तब भी चलो ठीक है, आपके पड़ोसी दाएं बाएं आगे पीछे वालों के नाम आपको बताने। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि पूरे भारत के निवासियों के नाम बताइए तो भाई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि भारत तो 134 138 करोड़ लोगों का समुच्चय, अब उनमें सबके के नाम लिखना और एक समुच्चय में सारे नाम डालना, भाई बहुत मुश्किल काम हो गया। तो इस केस में जब समुच्चय में बहुत अवयव होते हैं, बहुत ज़्यादा अवयव होते हैं, तो ये वाला जो रूप है ये रूप प्रभावी नहीं होता, ठीक है। लिख तो सकते हैं आप, लिस्ट बना लीजिए, एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट बना लीजिए, सारे आ जाएंगे, लेकिन क्या उस लिस्ट को कोई पढ़ेगा, क्या उस लिस्ट की कोई बात करेगा? क्या आप कभी पूरी लिस्ट बताते हैं? आप भी तो ऐसे ही बोलेंगे भारत के निवासियों का समुच्चय, एक एक का नाम थोड़ी बताएंगे, नहीं बताएंगे ना। अमेरिका के निवासी, एक एक अमेरिका के नाम बताएंगे, पृथ्वी पर रहने वाले निवासी,
तो क्या एक एक का नाम बताएंगे? नहीं, तब आप एक एक करके नहीं चलेंगे। थोड़े बहुत होते हैं तो आप एक एक करके चलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो एक एक का कोई मकसद नहीं रहता। तब ये रहता है कि एक साथ एक समूह के तौर पे इनकी बात करें, एक ग्रुप के तौर पे इनकी बात करें। तो फिर हमारा एक नया रूप निकल के आता है जिसको कहते हैं निर्माण रूप या सेट बिल्डिंग फॉर्म, जहाँ पे आप चीज़ों के नियम के रूप में जो उसकी विशेषता है उसके आधार पर उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए और पढ़िए और मजा भी आइएगा। तो ए एक समुच्चय है, ध्यान से सुनिए बेटा इसको। ए एक समुच्चय है, किन का? एक्स का। अच्छा, एक्स कौन? फिर आप कोमा, 2 कोमा, जिसका मतलब है ए एक समुच्चय, धीरे धीरे पढ़िए, ए एक समुच्चय है किन का? एक्स का। जहां, डबल डॉट मतलब जहां, जहां एक्स कौन है? एक्स भारत का निवासी है। एक्स कौन है? भारत का निवासी है। अब जो जो भारत का निवासी है वो किस समुच्चय में आ जाएगा? ए में आ जाएगा। ए समुच्चय किन का बना है? एक्स का बना है। और ये एक्स कौन है? भारत के निवासी। तो भारत के सारे निवासी किस में आ गए? समुच्चय ए में आ गए। बात पकड़ में आई? अब बताइए, इतने सी चीज को अपने तो छोटे से रूप में लिख लिया, अगर हम रोस्टर रूप में लिखते तो हमें एक एक भारतीय का नाम लिखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ये फॉर्म जो होती है निर्माण रूप, ये बहुत बेहतर काम करता है, क्योंकि तब आप बताते, विशेषता बताते हैं कि भाई भारत का निवासी है। अब उसमें सारी चीजें आ गई, उसके पास आधार कार्ड भी होगा, राशन कार्ड भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, जो जो चीज़ें जरूरी है भारत का निवासी होने के लिए वो सब कुछ है। तो आप डिटेल में क्यों बता रहे हो? आप तो सिर्फ शर्त बता दो ना, आपकी जो विशेषता है वो बता दीजिए, आपका समुच्चय तैयार हो गया। तो ये होता है बेहतर। इसे कहते हैं हम निर्माण रूप, जिसमें हम निर्माण के रूप में बात करते हैं। रोस्टर रूप में आप 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कह दिया बी एक समुच्चय किन का? एक्स का। एक्स कौन है? एक्स भाई पूर्णांक है। एक्स कौन है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक है। तथा, और क्या सारे पूर्णांक? नहीं भाई, हमने बांध दिया कि एक्स जो है वो 1 से लेकर 5 के बीच में, 1 से शुरू होता है और 5 तक जाता है। तो अब ये क्या है? ये भी एक, हमने इसे लिखा है निर्माण रूप में, एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? कि बी एक समुच्चय है किन का? एक्स का। एक्स उसका नाम हो गया, जो अवयव इसमें आने वाले उनका नाम एक्स हो गया। अब एक्स है कौन? व्यक्ति है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, क्या है? फिर आप आगे बताते हैं कि भाई एक्स पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? जो 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 5 तक जाता है। तो अगर मैं इसे 1 बाय 1 करके लिखूं तो आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पूर्णांक है, 1 से लेकर 5 तक है। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया। अब आप इसे देखेंगे तो रोस्टर रूप है, तो आप निर्माण रूप को रोस्टर रूप में भी बदल सकते हैं, और वापस चाहें तो रोस्टर रूप को निर्माण रूप में बदल सकते हैं। तो दोनों रूप एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, मतलब आपस में बदले जा सकते हैं। लेकिन हमें कई बार ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आप स्कूल का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जब स्कूल में दीपावली की छुट्टी होती थी तो टीचर क्या कहता था? टीचर कहता था कि 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपकी छुट्टी है। 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक छुट्टी है। क्या वो आपको ऐसे बताता था कि 2 की भी छुट्टी है, 3 की भी छुट्टी है, 4 की भी छुट्टी है, 5 की भी छुट्टी है, 6 की भी छुट्टी है, 7 की भी है, 8 की भी है, 9 की भी है, 10 की भी है, 11 की भी है, 12 की भी है, 13 की भी है, 14 की भी है। सोचिए कैसा लगता है ये? अगर टीचर अगर ऐसे बताता आपको तो कैसा लगता? अजीब लगता, नहीं लगता? तो बेहतर क्या उसने क्या किया? उसने कहा कि आपकी छुट्टियां हैं कब से? 2 से लेकर 17 तक। अब आपने खुद समझ लिया कि 2 से शुरू हो जाएगी, आज जब स्कूल ऑफ होगी, आज जब छुट्टी होगी तो उसके बाद हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएगी, और 17 तारीख तक हमें नहीं आना है, 18 तारीख को ही हमें सुबह स्कूल में आना है। होगी बात में? समझिए बात को, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आईपीएल मैच शुरू हो रहे हैं, कितने तारीख से? इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक। एक एक दिन बताने की जरूरत है क्या बीच में? नहीं ना। तो ये रोस्टर रूप जो होता है ये कई बार प्रभावी नहीं होता, और हम भी बोलने से हिचकिचाते हैं कि ना यार इतना नहीं है। बेहतर ये कि एकदम बंद करके एक शॉर्ट फॉर्म में एक निर्माण रूप में हम बताएं, तो निर्माण रूप जो होता है वो प्रभावी होता है। लेकिन कई बार जब चीज़ें एक दो ही हो तो फिर निर्माण रूप ठीक काम करता है। जब चीज़ें एक दो ही हो तो निर्माण रूप ठीक से काम करता है। आपके सब्जेक्ट में जो आपने मान लीजिए एग्जाम दिया, बीएससी का एग्जाम दिया, आपके जो पेपर थे उनमें आपके कितने परसेंटेज आए, अभी आप बता सकते हैं सीधा कि भाई 70 आए, 80 आए, 90 आए। तो जब छोटी छोटी चीज़ें होती है तो आप रोस्टर रूम में आराम से कंफर्टेबल तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा होती है, खूब सारी होती है, तो फिर आपके लिए निर्माण रूप जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ हम आपस में इंटरचेंज वाला काम करते हैं। इंटरचेंज वाला, जब रोस्टर रूप दिया है तो उसे निर्माण रूप में बदलते हैं, निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलते हैं। अभी निर्माण रूप को हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा क्योंकि ये जटिल है ना। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एक समुच्चय है एक्स का, जहां एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो
42 को विभाजित करती है, जो 42 को विभाजित करती है। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये प्राकृत संख्याएं होती है। अब हमें ये कह रहा है कि ए में क्या है? ए में एक्स है। एक्स कौन है? प्राकृत संख्या है। क्या सारी प्राकृत संख्याएं हैं? ना है भाई। कौन सी वाली? जो 42 को विभाजित करती है। तो जो 42 को विभाजित करती है उनको हम समुच्चय में डालते चले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 1 से। क्या 1 42 को विभाजित करता है? तो जवाब है हाँ। हाँ तो 1 आ गया। 2 करता है? बिल्कुल करता है, हाँ आ गया। 3 करता है? बिल्कुल करता है। 4 करता है? नहीं साहब 4 नहीं करता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दशमलव में आती है, शेषफल 2 आ रहा है, या फिर आगे भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो 4 का भाग नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का भी जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं, 10 11 12 13 14 का जाता है, 15 का, 16 17 18 नहीं, डैश डैश, फिर 21 का जाता है, फिर खुद 42 का, हाँ 42 का जाता है। ये लीजिए, ये इकट्ठा हो गया। समझ में आई? एक एक संख्या को उठाया, जो 42 को विभाजित कर रही है उन प्राकृत संख्याओं को इकट्ठा कर लिया, क्या बन गया? समुच्चय ए बन गया। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्स से आज़ाद करना चाहता हूँ, कहीं आप पकड़ के नहीं बैठ जाएं कि एक्स ही आएगा, तो मैं वाई नाम ले। बी एक समुच्चय है वाई का। यहाँ वाई क्या है? वाई अंग्रेजी वर्णमाला का। देखिए रट्टे वाली जो आदत है ना, वो नहीं होनी चाहिए, उससे बचना है हमें। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो एक्स से साथ नहीं चलना चाहता मैं, क्योंकि अगर वाई दे दे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक्स के लिए पढ़ा था ये तो वाई आ गया। तो ऐसे नहीं है कि नाम कुछ भी रखिए, एक्स रखिए वाई रखिए, क्या फ़र्क करता है। तो आप बता क्या रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि भाई वाई बी जो है वो समुच्चय है किनका? वाई का। और वाई कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है का एक। वाई कौन है? स्वर है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? एक होता है ए, एक होता है ई, आई, ओ और यू। ये लीजिए, ये आपका समुच्चय तैयार हो गया। समझ में? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और स्वतंत्र करने की कोशिश करता हूँ। एक सी समुच्चय ले लेते हैं। सी एक समुच्चय है जेड का, जहां जेड विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या है तो सी में क्या क्या आया? एक प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 से डैश डैश, एक के बाद में 2 3 4 ये लगातार चलती रहती है, सब प्राकृत होती है। इन प्राकृत में से विषम संख्याएं लेनी है। विषम वो होते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड डैश डैश चलता रहेगा। ये आपका समुच्चय हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रोस्टर जो निर्माण रूप है उसमें आप एक्स का ही इस्तेमाल करें। आप अवयव का नाम वाई भी रख सकते हैं, अवयव का नाम आप जेड भी रख सकते हैं। आपका अवयव का नाम जो चाहें, जो आपको पसंद हो वो नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डी एक समुच्चय एक्स का, जहाँ एक्स जो है वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है कि जिसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग, बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क समझाऊंगा कि अंक में और संख्या में क्या फर्क है। अंक और एक वर्ड आता संख्या, दोनों में फर्क है। देखिए जैसे 15 है, 15 एक संख्या है, लेकिन जब अंकों की बात करोगे तो अंक इसमें 2 है। एक है इकाई का अंक और एक है दहाई का अंक, ये 2 अंक है। अंक आप सिंगल डिजिट जो होते हैं, सिंगल डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इनको आप कहते हैं अंक, नंबर, डिजिट, ये डिजिट होते हैं। ठीक है, और जब इनका इस्तेमाल करके जब आप कुछ बनाते हैं तो बन जाती है संख्या। 15 एक संख्या है, आपने 1 और 5 का इस्तेमाल किया, 15 बन गया, तो ये संख्या होती है। तो ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएं लीजिए, 2 अंक मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, 2 अंक लेने हैं आपको, और उनका जोड़ कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। वो संख्याएं आपको डी में डालनी है। तो डी में कौन सी आएगी? 8 जोड़ आना चाहिए। तो 8 जोड़ सबसे पहले आपको शुरुआत मिलेगी, आप 1 से लेकर 9 तक, 10 तक, 11 तक, 12 13 14 15 16 17, पहला आपको 17 मिलेगा जहां पर आपका जोड़ 8 आएगा। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो 26 पे, यहाँ इधर कम होता रहेगा, इधर बढ़ता रहेगा, 35 पे, फिर 44 पे, फिर 53 पे, फिर 62 पे, फिर 71 पे और फिर 80 पे। इनका जोड़ 8 आएगा। तो ये वो संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 8 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं हैं और जोड़ कितना है इनका अंकों का? 8। और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एक खासियत और दिखाते हैं आपको। ई जो है वो टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। टिग्नोमेट्री
शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब यहाँ पर एक बार रुकिएगा, ठहरिएगा, और यहाँ पे भी दो शब्द है जिनका मतलब समझना जरूरी है। अक्षर, अक्षर आप सिंगल जो अल्फ़ाबेट है उसको आप अक्षर कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना, और फिर जेड तक, ये सब क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। जब दो अक्षरों को मिला देते हैं, तीन को मिला देते हैं, चार को मिला देते हैं, जब मिक्स करते हैं तो बन जाते हैं शब्द। जैसे अमित, ए एम आई टी, ये चार अक्षर है, इन चार अक्षरों को मिलाया तो अमित बन गया, इन्हें हम अक्षर कहते हैं। अब हमें क्या कह रहा है? इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाने को कह रहा है। और समुच्चय में एक बात याद रखिएगा, एक कमाल की बात यहाँ पे याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, वो है समुच्चय में कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है समुच्चय में। इससे एक फायदा भी होगा और एक नुकसान भी होगा, देखिए भी बताऊंगा आपको। समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, ये अवैध है। यानी आप चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे इसका ये ई समुच्चय, इसको मैं अगर बनाऊं तो जैसे टी आ गया, पहला अक्षर टी आ गया, ले लिया, आर आ गया, ठीक है, अगला आई आ गया, ठीक है, आई के बाद में जी आ गया, यहाँ भी ठीक है, ओ आ गया, ठीक है, एन आ गया, ठीक है। अब एन के बाद दोबारा ओ आ गया, दोबारा ओ आ गया तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ को हम लिख चुके। अब आप कहोगे सर इसे ट्रिग्नोमेट्री वापस कैसे बनेगा? बने ना बने वो समुच्चय की प्रॉब्लम नहीं है, समुच्चय नाम को बिगाड़ देता है लेकिन चीज़ों को लिखता एक बार है। ट्री, गो, एन आ गया, एन के बाद ओ नहीं लिखेगा, एम, हाँ एम लिख लेगा क्योंकि पहली बार ही आ रहा है, ई को लिख लेगा, ठीक है, टी आ चुका, आर भाई आर आ चुका, नहीं होगा, वाई आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब नुकसान क्या हुआ इसका? नुकसान ये हुआ कि आप इससे यहाँ से देखिए अगर आप वापस जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि ये शब्द कौन सा था। ये शब्द को आपको वापस बनाना मुश्किल हो जाएगा, उल्टा नहीं जा सकते क्योंकि हर अक्षर, ओ राम जाने कितनी बार आया था, 2 बार आया था, 3 बार लिखा तो एक बार गया, इसका मतलब नहीं कि एक ही बार आया, हो सकता है ये 4 बार आया हो सकता है ये 2 बार आया हो सकता है ये एक ही बार आया हो। तो ये नहीं पता होने की वजह से आप वापस नहीं जा सकते, तो आपके जो शब्द है वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना, वो बिगड़ जाते हैं, तो आप वापस नहीं जा सकते। ये एक ड्रॉबैक भी है। अच्छा, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक चीज़ को एक बार लिखेंगे तो काउंटिंग एकदम सही होगी। हम जब भी कोई काउंटिंग करते हैं, जब भी कोई गिनती गिनते हैं तो हमें सबसे पहला डर लगता है कि कोई चीज़ को 2 बार ना गिन लूँ। यही तो डर लगता है ना, क्योंकि अगर एक चीज़ को मैंने 2 बार गिन लिया तो मेरी पूरी काउंटिंग खराब हो जाएगी। तो हम इस बात की बहुत सावधानी बरतते हैं कि एक चीज़ सिर्फ एक बार आए, तो समुच्चय एक चीज़ को एक बार लिखता है, तो ये एक अच्छी बात भी है कि वो चीज़ को रिपीट नहीं करता, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन एक बुरी बात है कि जब शब्दों की बात आती है, जब यहाँ पे तो ओ 2 बार आ सकता है, किसी भी नाम में कोई चीज़ 2 बार भी आ सकती है, लेकिन समुच्चय तो स्टिक हो जाएगा कि ना भाई एक चीज़ को एक ही बार लिखूंगा, तो वो तो एक बार लिखेगा। एक बार लिखते बंदे का नाम तो बिगड़ गया ना, बंदे का नाम तो खराब हो गया ना, वो तो चुक हो गया। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो एक अच्छी बात भी है कि हर चीज़ एक बार आती है तो काउंटिंग में दिक्कत नहीं आती। अब आपको एग्जैक्टली पता कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सही मायने में कितने शब्दों से बना हुआ है। वो एक्चुअली 9 शब्दों से बना हुआ है, 9 अक्षरों से बना हुआ है। अब इसमें 9 नहीं है क्योंकि 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, ये टोटल 12 है। ये 12 होने के बाद दिखा रहा है 9, ये दिखा रहा है एक्चुअली है तो ये 9 ही अक्षर, इनमें से कई अक्षर रिपीट होने की वजह से ये 12 अक्षरों का हो गया, लेकिन एक्चुअली कितने का है? 9 का है। तो एक्चुअली सही में कितने अक्षर है ये बता देता है, लेकिन एक बुरी बात ये होगी कि नाम बिगड़ चुका। तो ये एक बुरी बात भी है, एक अच्छी बात भी है। और यहाँ पे एक बात आपको पकड़ भी लेनी है, पुनरावृत्ति नहीं होती, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पकड़े रखना। आगे जरूरत पड़ेगी, आगे मैं आपको इस पर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा पुनरावृत्ति जो शब्द है वो कमाल का शब्द है, समुच्चयों की जान है ये एक तरह से। अगर ये पुनरावृत्ति वाले का छूट दे दी जाती तो समुच्चयों का सत्यानाश हो जाता। तो पुनरावृत्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पुनरावृत्ति नहीं रखी गई, तो उसको आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं कि किसी रोस्टर रूप से वापस निर्माण रूप कैसे बने। रोस्टर से निर्माण, उल्टा चलें तो अब निर्माण से तो हम रोस्टर बना रहे थे, अब रोस्टर से निर्माण रूप बनाए तो क्या हो, आइए बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक समुच्चय ले लिया ए जिसमें नंबर है 1 और 2, ठीक है। इसका मैं निर्माण रूप बनाता हूँ। देखिए निर्माण रूप एक अच्छी बात है कि एक ही चीज़ के कई निर्माण रूप हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम से बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा भारतीयों का समुच्चय, आपने कहा नहीं हिंदुस्तान का समुच्चय, ठीक है। आपने कहा नहीं आर्यवर्त का समुच्चय, आपने कहा नहीं इंडिया के रहने वाले लोगों का समुच्चय। तो बोलने में ये अलग अलग लग रहा है, साउंड अलग अलग आ रहा है, लेकिन चीज़ तो एक ही है ना, चीज़ तो एक ही है, वही भारत है, वही हिंदुस्तान है, वही आर्यवर्त है, वही इंडिया है। तो यही सेम बात है, जब निर्माण रूप में आप लिखते हैं तो उसी चीज़ों को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे इसी को देखिए 1, 2 को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला रूप मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। एक समुच्चय है एक्स का,
क्योंकि किसी का तो बनाएंगे एक्स का या वाई का या जेड का, जो भी नाम देना चाहें। एक्स कौन है? ये नंबर है, तो क्या है? पूर्णांक है, या आप पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, नहीं तो प्राकृत संख्याएं बोल दीजिए, क्योंकि 1 और 2 है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो एक्स प्राकृत संख्या है। तथा कौन सी प्राकृत संख्या है? सारी है? नहीं, 1 से लेकर, सही है, हो गया आपका काम, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, एक तरीका और दिखाता हूँ आपको। अब मैं जब प्राकृत संख्याएं लिखूंगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होंगी और मुझे 1 से लेकर 2 तक लेनी है, तो 1 और 2 आ गया। अब इसी चीज़ को एक दूसरे फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। एक समुच्चय है y का, ठीक है, और जहां y बराबर है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, ये लीजिए। अब यहां से सॉल्व कीजिए, ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे तो y के 2 मान आएंगे, y बराबर 1 और y बराबर 2, ये लीजिए। अब देखिए दोनों दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, नहीं लग रहे? ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो अलग है, ये अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ बनेगी। इससे बनाएंगे तो भी 1 और 2 बनेंगे, इससे भी बनाएंगे तब भी 1 और 2 बनेंगे। अच्छा, एक तीसरा रूप और ले लीजिए, उसी ए को बी लिख दिया मैंने, उसी ए को अब मैं तीसरे रूप में लिखने जा रहा हूँ। एक समुच्चय है z का, z प्राकृत संख्या है जो 2 को विभाजित करती है, 2 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है। अब बताइए, प्राकृत संख्याएं जो 2 को विभाजित करती है वो कौन सी होगी? एक तो 1 होगी, 2 में 1 का भाग जाएगा, एक 2 में 2 का भाग भी जाएगा, खुद का भाग जाता है, तो 1 और 2 हो गए, तो ये भी वही बन गया। तो ये देखिए, दिखने में देखिए तीनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए रोस्टर रूप में तो जो दिखेगा वही है, इसमें तो कोई अलग अलग रूप होता ही नहीं, ये तो जो होगा वो इकलौता रूप होगा। यहाँ तो इकलौतापन आएगा, लेकिन यहाँ आपको इकलौतापन नहीं आएगा। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया कि रोस्टर रूप इकलौता नहीं होता, रोस्टर रूप इकलौता होता है लेकिन निर्माण रूप इकलौता नहीं होता। निर्माण रूप को, एक ही समुच्चय को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, एक ही समुच्चय को कई अलग अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो निर्माण रूप में अद्वितीयता नहीं होती, निर्माण रूप अद्वितीय नहीं होता इसमें। इसे एक ही चीज को, एक ही समुच्चय को निर्माण रूप में कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक ही समुच्चय को निर्माण रूप में अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है। एक ही समुच्चय को निर्माण रूप में अनेक प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो ये बेटा इस तरीके से हो गया, निर्माण रूप से रोस्टर रूप और रोस्टर रूप से वापस आप निर्माण रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो खूब सारे सवाल इस पे करेंगे। अभी धीरे धीरे हम थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी को समझाने के लिए जितने एग्जाम्पल चाहिए उतने एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एग्जाम्पल, जब ये लास्ट में सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर कंटिन्यूसली एक सीरीज चलाएंगे, कंटिन्यूसली क्वेश्चनों के एक पूरे 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। अभी तो इस जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब थ्योरी में कुछ पढ़ाते हैं तो वो एग्जाम्पल से तो समझाते हैं ना। तो 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल, जितना आपको लगता है कि हाँ ठीक है पर्याप्त है, इतने में ये बात समझ में आ जाएगी तो ठीक है। बाकी तो सारा काम, प्रैक्टिस का काम तो बाद में होगा। जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तब हम सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, सवाल करेंगे, उस पर जितना सवाल करेंगे उतना पॉलिश होगा। आप जानते हैं अच्छे से ये बात, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो निर्माण रूप और ये जो रोस्टर रूप है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको दुरुस्त करूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।